जय हिंद दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब रेगुलर वीडियोस बनाऊँ और आप जिस भी वीडियो का डिमांड कर रहे हैं वो वीडियो मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। बहुत सारे जो आप डिमांड करते हैं उसका स्टडी मटेरियल मेरे पास नहीं होता है, जिसके कारण मैं लिख नहीं पा रही हूँ कहीं से, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि फिर भी उसे ढूंढूँ कहीं से और मैं लिख के आपको दे सकूँ, ठीक है। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल हो तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। हम टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उससे जुड़े और उस पर आप मुझे स्टडी मटेरियल सेंड कर सकते हैं और वहाँ से मैं आपको उसी स्टडी मटेरियल के थ्रू अच्छे से पढ़ के समझ के और आपको वही वीडियो मैं बना के दे दूँगी यूट्यूब पे, ठीक है। और फिर अगर आपको किसी भी वीडियो का अगर आपको नोट्स चाहिए या PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़े, उस पर मैं भेज दूँगी, आप कमेंट करें, ठीक है। उस पर जाके अगर आप मैसेज करते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी आप टॉपिक का वीडियो मांग रहे हैं, टॉपिक का वीडियो या फिर PDF मांग रहे हैं, वो मैं आपको भेज सकूं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाने का पूरा प्रयास करूंगी, ठीक है। थैंक यू। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं संथाल विद्रोह, ठीक। संथाल विद्रोह क्या है देखते हैं। पेपर 7 का कुछ वीडियोस मैं बना दूंगी, उसके बाद पेपर 8 के सारे वीडियोस पे मैं फोकस करूंगी, ठीक है। पेपर 8 का ही वीडियो बनाऊंगी, बस ये एक लास्ट है पेपर 7 का, उसके बाद मैं पेपर 8 का ही वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में ये संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक। चलिए संथाल विद्रोह का हमारा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। दूसरा, संथाल विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालें। और तीसरा, संथाल विद्रोह के प्रभावों परिणामों पर प्रकाश डालें, ठीक। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, संथाल विद्रोह के प्रभावों या फिर परिणामों पर प्रकाश डालें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं संथाल विद्रोह का। ये इंट्रो इसका देखते हैं कि इसका इंट्रो में हमारा क्या हो जाएगा। संथाल विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, ठीक, जिसकी शुरुआत 1855 से 56 ईस्वी में हुई थी। इस विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। हुल का ये जो हुल शब्द है, इस हुल शब्द का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह या फिर बगावत, ठीक है। दरअसल संथाली विद्रोह करते समय हुल हुल चिल्लाते थे, जिसके चलते इसे संथाल हुल की संज्ञा दी गई। यह विद्रोह संथालों ने अंग्रेजों, जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध किया था, ठीक। ये विद्रोह जो है संथाल विद्रोह, ये किसके विरुद्ध किया गया है, अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध किया गया था, ठीक। ये जो संथाली लोग थे ना, ये जब भी विद्रोह या बगावत करते थे तो ये क्या करते थे ना कि हुल चिल्लाते थे, ठीक है। मतलब लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वो क्या करते थे, हुल चिल्लाते थे, जिससे मतलब वहाँ के जो लोग रहते थे वो प्रोत्साहित होते थे और फिर विद्रोह में साथ देते थे, ठीक। इसलिए संथाल हुल कहा गया है, ठीक। और हुल दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इन्हीं के नाम पे है, मतलब संथाल हुल के ही मतलब संथाल विद्रोह को ही हुल दिवस भी बोला जाता है। हुल दिवस 30 जून को ही मनाया जाता है, ठीक। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू बंधु सिंधु, कान्हू, चांद व भैरव ने किया था। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह को दबाने में 1856 ईस्वी में सफलता प्राप्त की थी। मतलब 1855 में ना संथाल विद्रोह जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आक्रोशित था, बहुत ज़्यादा संथाल विद्रोह का भय भी था अंग्रेजों को, ठीक है। लेकिन ये 1 साल के अंदर ही इस विद्रोह को दबा लेते हैं अंग्रेज, ठीक। संथाल विद्रोह के कारण पहला क्या है, जमींदारों की अत्यधिक मांग। जमींदारों की पहला कारण हमारा क्या है, जमींदारों की अत्यधिक मांग। चलिए देखते हैं जमींदारों की अत्यधिक मांग में क्या है, ठीक। जमींदारों की अत्यधिक मांग में ये भी है ना कि ये जो जमींदार होते थे ना वो मतलब जैसे भूमि कर होता था, तो भूमि कर जितनी वसूली की जाती थी, जैसे कंपनी सरकार ने कर रखा है 10 रुपये कहीं का, ठीक है। मतलब अगर भूमि कर वो 10 रुपये फिक्स किए हैं तो जमींदार क्या करते थे, उसके बदले में वो 100 रुपये वसूली
वसूली करते थे और 90 रुपये अपने पैकेट में रखते थे और 10 ही रुपये मतलब उस कंपनी सरकार तक पहुंचता था। लेकिन इससे क्या था कि किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, किसान बहुत ज़्यादा शोषित हो रहे थे, किसान मतलब लगान चुका ही नहीं पा रहे थे, किसी भी तरह से वो भूमि मतलब लगान ही नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण क्या होता था कि उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जा रही थी। ठीक, चलिए देखते इसमें क्या है। संथाल लोग हजारीबाग और मानभूम से राजमहल पहाड़ियों के इलाके में आकर बस गए थे। जो संथाल लोग थे वो हजारीबाग और मानभूम का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र से राजमहल का जो पहाड़ी था ना, उन इलाकों में आकर वो बस गए थे। ठीक, वो पहले हजारीबाग और मानभूम के क्षेत्र में रहते थे, लेकिन बाद में वह कहाँ आके बसते हैं, राजमहल के पहाड़ी इलाकों में। ये जो हजारीबाग और मानभूम का क्षेत्र था ना, ये अस्थायी बंदोबस्त के कारण ही उन क्षेत्रों को ये जो संथाली लोग रहते हैं उसे छोड़ते हैं। ठीक, धीरे धीरे राजमहल से लेकर भागलपुर के बीच का क्षेत्र जो दामन ई कोह के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र बन गया। ठीक, मतलब धीरे धीरे जो राजमहल से लेकर भागलपुर के बीच का क्षेत्र जो था उसे किस नाम से जानते थे, दामन ए कोह के नाम से जानते थे। ठीक है, वो क्या बन गया, संथाल बहुल क्षेत्र बन गया। वहाँ पे संथाल लोगों की मतलब जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, संथालों ने कड़ी मेहनत से जंगलों को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाई थी। ठीक, जो संथाल थे वो बड़ी मेहनत करके और जो वहाँ पे जंगल थे और उन्हें ना वो काट के मतलब भूमि को कृषि योग्य बनाया था। और झारखंड तो एक पठारी इलाका है, तो झारखंड मतलब क्या है कि पहाड़ मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा पहाड़ी जैसा है। ठीक है, तो पहाड़ी जैसा है तो फिर क्या था कि मतलब वो पहाड़ जैसे इलाके को किसी तरह से काट के और कृषि योग्य बनाए थे। ठीक, बहुत मेहनत करके। ठीक, लेकिन शीघ्र ही इन जमीन को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन बहुत ही जल्दी मतलब शीघ्र ही ये जो ज़मीन था जिसे संथाली ने कृषि योग्य बनाया था उसे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अपने अधिकार में ले लिया। ठीक, और ज़मीनों का स्वामी जमींदारों, और जो ज़मीन था जिसे मतलब संथाली लोग कृषि योग्य बनाए थे उसका स्वामी जमींदारों को बना दिया। ठीक है, जो अंग्रेज़ थे वो उस ज़मीन को अपने अधिकार में लेने के बाद उसका स्वामी किसे बना दिया, जमींदारों का। ठीक, संथालों के जीवन यापन का अधिकार आधार कृषि और वन संपदा था। ठीक, जो संथाल लोग थे उसके जीवन यापन का जो आधार था वो क्या था, कृषि और वन संपदा ही। लेकिन जमींदारों ने इनकी भूमियों पर बहुत ही अधिक कर लगा दिया था और कुछ ही वर्षों में लगान की दरें बढ़ाकर 3 गुनी कर दी थी। लेकिन जो जमींदार थे मतलब संथालों का तो जीवन यापन का आधार ही कृषि और वन संपदा थी, पर क्या किया अंग्रेजों ने कि उस कृषि मतलब कृषि योग्य जो भूमि थी उस पर उन्होंने कर मतलब उसका स्वामी जमींदारों को घोषित कर दिया। और जो जमींदार थे वो क्या कर रहे थे, जमींदार बहुत ही अधिक कर लगा दिए। ठीक है, उस जमीन पे, और कर लगाने के बाद भी उन्होंने क्या किया कि उस वो कर जो था ना वो कुछ ही वर्षों में ना 3 गुनी हो गई थी। ठीक, 3 गुनी हो गई थी। ठीक है, जो चुका पाना बहुत ही मुश्किल था। ठीक, पैतृक भूमि को छोड़कर यहाँ आकर बसने वाले संथालों के दुखों का दुनिया में जैसे कहीं अंत ना था। जमींदारों की अत्यधिक मांग से तंग आकर संथालों ने विद्रोह का झंडा उठा लिया। ठीक, मतलब वे उनसे तंग आकर, जमींदारों से तंग आकर, अंग्रेजों की नीतियों से तंग आकर वो विद्रोह का झंडा उठाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, महाजनों का ऋण जाल। महाजनों का ऋण जाल कैसे थे देखते हैं। महाजनों का ऋण जाल में क्या है ना कि महाजन जो होते थे ना, जैसे महाजन मतलब सूदखोर लोग। ठीक है, जो सूद पे पैसे देते थे। ठीक, सूद पे जो पैसे देते थे किसानों को ना, वो अगर किसान से मतलब किसान उनसे 50 रुपये लेता था, ले रहे हैं अगर मतलब किसान ना उनसे 85 रुपये लिए। ठीक, तो वो क्या करता था ना कि जो महाजन होता था वो उनसे ना 500 रुपये वसूली करता था। ठीक, 500 रुपये वसूली करता था। कैसे करता था, किसान जो रहते थे वो अनपढ़ होते थे, पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, उन्हें पता नहीं होता था। वो क्या करता था कि एक पेपर पे सिग्नेचर करवाता था, लेकिन वो पेपर पे जो सिग्नेचर करवाता था उस पे 50 रुपये, तो किसान को पता है कि हम 50 रुपये ले रहे हैं, लेकिन क्या करता था महाजन उसे 50 की जगह 500 कर देता था और उस पर सिग्नेचर करवा लेता था, जिससे वो उसे चुकाना ही पड़ता था। नहीं चुकाने के बाद नहीं चुका पाता था तो क्या करता था वो महाजन, उसकी जो भी गाय भैंस मतलब मवेशी जो रहती थी उसे ले लेता था, उसे खोल के ले जाता था या फिर उसकी भूमि को जब्त कर लेता था। ठीक, और फिर
और भी इससे भी गलत ये था कि वहाँ की जो महिलाएं थी उसके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हो रहा था, उनकी भी इज्जत लूटी जाती थी। ठीक है, मतलब महाजन ना मतलब किसानों के ऊपर बहुत बहुत बुरा जाल बना के रखा था महाजन और जमींदार, जिसमें लोग फंस गए और फिर लास्ट में क्या होता है कि ये गुलाम ही बन जाते हैं महाजन और जमींदारों का। ठीक है, ये गुलामी करने लगते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है किसानों के पास, तो क्या करे। तब ऐसे में ना ये विद्रोह करते। ठीक, देखते हैं क्या लिखे हैं। जमींदारों द्वारा मालगुजारी मतलब कर होता है, मालगुजारी मतलब, ठीक है, नकदी वसूली जाती थी, लेकिन संथालों के पास नकदी रकम नहीं होती थी, जिसके कारण उन्हें महाजनों से ऋण लेना पड़ता था। इस ऋण पर संथालों को भारी ब्याज चुकाना पड़ता था। अगर मूल ऋण 10 रुपये है तो वो इसके बदले में 100 रुपये वसूल करते थे। संथालों द्वारा ऋण की अदायगी नहीं किए जाने पर ये सूदखोर महाजन उनकी मवेशी मतलब जानवर होता है, ठीक है, को खोल ले जाते थे तथा उनकी खेती खलिहानों पर जमींदार और महाजन कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार सूदखोर महाजन ने ऋण जाल का फंदा तैयार कर दिया था। इसमें संथाल फंसते चले गए, जिसके कारण संथालों को महाजनों और जमींदारों का गुलाम बनना पड़ा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, पुलिस व न्याय का पक्षपात। ठीक है, पुलिस और न्याय का पक्षपात कैसे होता था, पक्षपाती कैसी थी। जो पुलिस और न्याय थी ना वो अंग्रेजी सरकार की ही थी। ये मतलब अंग्रेजी सरकार का जो साम्राज्यवाद था, उन्होंने जो साम्राज्यवाद भारत में स्थापित किया था उसी का मतलब एक उपकरण था। ठीक है, ये ऐसा नहीं था कि ये भारत का था, ये भी तो अंग्रेजी सत्ता का ही था। तो ये हमेशा अंग्रेजों की तरफ ही रहता था, कभी भी मतलब किसानों का या किसी भी लोगों का मतलब सहायता नहीं करता था। ये हमेशा जो भी अंग्रेजों के साथ है, साथ मिला हुआ है, जैसे जमींदार महाजन, उन्हीं के पक्ष में रहता था। ये इसलिए ये जो न्यायालय और पुलिस है वो पक्षपाती होता था। ठीक है, पक्षपात। ठीक, जमींदारों व महाजनों के खिलाफ संथालों ने पुलिस व न्यायालय की शरण लेने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ, क्योंकि वे ब्रिटिश महाजनों आदि की पुलिस व न्यायालय से मिली भगत ने संथालों की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया। ठीक, मतलब संथालों के जो मुश्किल थी उसे और भी बढ़ा दिया। वे संथाल चाहते थे कि वे पुलिस या न्यायालय का शरण ले, लेकिन वे ले नहीं सके। क्यों नहीं ले सके? क्योंकि ये जो थी वो अंग्रेजों का ही एक मतलब ब्रिटिश सत्ता का ही एक उपकरण था। ठीक है, जिसके कारण वो हमेशा मतलब ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में ही रहता था और जमींदार और महाजन उसी के पक्ष में थे, ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में, तो वो उसी का ही साथ देता था। ऐसा नहीं था कि ये मतलब पूरा प्योर न्याय कर रहा है, कभी भी नहीं करता था। और ये भी था कि ये अपनी बातों को ना अच्छे से पहुंचा भी नहीं पाते थे, मतलब कोर्ट में या फिर कहीं भी न्यायालय में, पुलिस थाने में, क्योंकि उनके जैसा ही बोलने वाला कोई होना चाहिए था ना। और वहाँ पे क्या था कि सब कोई अलग बोलते थे, इंग्लिश में बात करते थे, उनका लैंग्वेज अलग था, सब कुछ अलग था। तो फिर ये अपनी बातों को ना पहुँचा नहीं पाते थे। अगर उन्हें किसी भी चीज़ को बताना भी है उसके लिए वो ट्रांसलेटर को रखते थे, एक आदमी को रखते थे जो इनकी बातों को ट्रांसलेट करता था इंग्लिश में, तो फिर वो उन तक बात पहुँचता था। फिर वो अपने हिसाब से ही करते थे, इनके लिए कभी नहीं किए हैं। ठीक है, स्पष्ट था कि संथालों की पुलिस न्यायालय कहीं भी कोई सुनवाई ना थी। ऐसे में वे अंग्रेजी सरकार के भी खिलाफ हो गए। इससे भी खराब बात यह थी कि जमींदार और महाजनों द्वारा उनकी स्त्रियों की इज्जत लूटी जाती थी। ठीक, इससे भी खराब बात क्या थी कि जो जमींदार और महाजन होते थे उनके द्वारा ना उनकी जो संथालों की जो स्त्रियां थी उनकी भी इज्जत लूट ली जाती थी। ठीक है, जिसके कारण उनके अंदर विद्रोह एकदम बहुत ज़्यादा बनप चुका था और वो चाहते थे कि इन्हें मार भगाएं, किसी तरह से कुछ भी करें। ठीक, अब हमारा क्या है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या है कि सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना। ठीक, ये तात्कालिक कारण में, ये जो तात्कालिक कारण है ना वो क्या है ना कि सरकार ने ना, कंपनी सरकार ने क्या किया था कि भागलपुर से वर्धमान के बीच में ना, भागलपुर से वर्धमान के बीच में रेल लाइन बिछा रहा था। ठीक, इस रेल लाइन बिछाने में ना जो मजदूरी था वो संथालों से करवा रहा था और उनसे बेगारी करवा रहा था, मतलब उनको उसके बदले में किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिल रहा था।
ठीक, जिसके कारण इनके अंदर विद्रोह बनप गया और ये भूख तड़प से मतलब व्याकुल होने लगे। तो ये करते तो करते क्या, इसमें इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक, क्योंकि इनको ना ही किसी तरह का पैसा मिल रहा है ना ही कुछ मिल रहा है, तो इंसान बिना खाए पिए कैसे कुछ कर सकता है, ठीक है। तो जिसके कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया था, ठीक। संथालों की मुसीबत उस समय और बढ़ गई जब सरकार ने भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों को बड़ी संख्या में बेगारी करने के लिए मजबूर किया। जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया उन्हें कोड़ों से पीटा गया। मतलब जो लोग बेगारी करने से मना कर रहे थे, रेल लाइन बिछाने के दरमियान मजदूरी करने से मना कर रहे थे, उन्हें ना कोड़ों से पीटा जा रहा था, ठीक। संथालों ने इसका प्रतिकार करने का निश्चय किया, मतलब संथालों ने इसका विद्रोह करने का निश्चय किया। उन्होंने रेलवे ठेकेदारों के ऊपर हमले किए और रेल परियोजना में लगे अधिकारियों व इंजीनियरों के तंबू उखाड़ दिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो भी ठेकेदार या फिर अधिकारी या इंजीनियर लगे थे उनके तंबू मतलब उन्हें उखाड़ फेंके, उन्हें भगा दिए, ठीक। संथाल विद्रोह का परिणाम, अब हम देखते हैं संथाल विद्रोह का परिणाम या फिर प्रभाव क्या था। चलिए देखते हैं। संथाल विद्रोह के निम्नलिखित परिणाम हुए, ठीक। पहला क्या है, भ्रष्टाचार को कुछ समय के लिए रुकना। भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों, महाजनों व जमींदारों के मन में भय व्याप्त हो गया और उनकी लूट घसोट कुछ दिनों के लिए थम गई, ठीक। मतलब भ्रष्टाचारी जो भी थे, सरकारी कर्मचारी या फिर महाजन जमींदार जो भी थे, वो जो भ्रष्टाचार कर रहे थे ना, जो भी लूट खसोट कर रहे थे, उस पर ना कुछ समय के लिए वो चीज़ जो था वो थम गया था, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, प्रशासनिक सुधार। कंपनी सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल और सुधार किए। पहला क्या है, पहला हमारा क्या है, पहला है भागलपुर व वीरभूमि के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना के नाम से जिला बनाया गया, ठीक है। संथाल परगना के नाम से जिला बना दिया गया, तो कुछ क्षेत्रों को काटकर। दूसरा हमारा क्या है, संथाल परगना टेनेंसी या काश्तकारी एक्ट 1856 बनाया गया, जिसके तहत संथाल जिले को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जहां सामान्य कानून नहीं लागू होते थे। तीसरा क्या है, ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई तथा ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस अधिकार प्रदान किए गए। संथाल परगना के लिए भागलपुर में कमिश्नर के अधीन डिप्टी कमिश्नर का पद सृजित किया गया। हमारा क्या है, सामाजिक परिणाम में देखते क्या क्या हुआ था कि संथाल की पुरानी सामाजिक व्यवस्था मांझी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। संथाल के आंतरिक जीवन में हस्तक्षेप पर रोक लगाने के साथ ही धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगा दिया गया। जो संथालों का आंतरिक जीवन था उस पर भी हस्तक्षेप, जो भी अंग्रेजी सत्ता कर रही थी उस पर हस्तक्षेप नहीं करना था, ना ही धर्म परिवर्तन करना था। एक इसका इम्पॉर्टेंट बिंदु ये है कि 1855 से 1856 में जो संथाल विद्रोह हुआ था ना, वो भविष्य की स्वतंत्रता मतलब 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन जो था, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा व ऊर्जा का काम किया था, ठीक है। संथाल विद्रोह जो था ना, वो 1857 का जो विद्रोह था उसके लिए प्रेरणा और ऊर्जा का काम किया था, ठीक। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें।